पृथ्वी की गतियां देखते हैं चैप्टर 3 छठा क्लास का है। तो छठा क्लास के एनसीईआरटी है ज्योग्राफी। पृथ्वी गतियां 3, पृथ्वी की गतियां 3 चैप्टर है छठा क्लास के एनसीईआरटी ज्योग्राफी। पृथ्वी लिखकर डाल। पृथ्वी के गति 2 प्रकार का होता है। एक घूर्णन गति जिसको दैनिक गति कहते हैं। घूर्णन गति से दिन रात होता है। घूर्णन गति के समय काल को पृथ्वी दिन कहते हैं, पृथ्वी के दिन कहते हैं, यानी कि दैनिक गति कहते हैं। तो दैनिक घूर्णन गति और परिक्रमण गति कहते हैं। परिक्रमण घूर्णन गति को दैनिक गति भी कहते हैं और घूर्णन गति से दिन रात होती है। और घूर्णन गति के समय काल को पृथ्वी दिन कहते हैं। पृथ्वी दिन माने दैनिक गति है। घूर्णन गति के जो भी समय काल होता है उसे पृथ्वी दिन बोलते हैं। घूर्णन गति के समय काल को पृथ्वी दिन कहते हैं, जिसे दैनिक गति कहते हैं। फिर परिक्रमा सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्षा रहेगा स्थिर, उसी में पृथ्वी की गति जो होती है उस गति को कहते हैं परिक्रमण। सूर्य स्थिर है बीच में और इस स्थिर कक्ष दीर्घवृत्तीय कक्ष होता है जो स्थिर है। इसी में पृथ्वी ऐसे गोल गोल चक्कर लगाते हैं और सूर्य के चारों चक्कर लगाता है, इसे परिक्रमण काल कहते हैं। और घूर्णन गति होता है से इसमें पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी पूरा है लट्टू की तरह अक्ष पर घूम रहा है, गोले गोले लट्टू की तरह अपने अक्ष पर घूम रहा है। ऐसे घूम रहा है, देखिए है ना। एक अक्ष हो गया पेन के नीब, वही हो गया अपने अक्ष पर घूम रहा है, उसे घूर्णन गति कहते हैं। इसके कारण दिन रात होता है। और परिक्रमण के कारण जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी अपने स्थिर कक्षा में गति करता है, इसके कारण मौसम परिवर्तन होता है। यहाँ ठंड है तो गर्मी, ठंड है गर्मी होता रहता है, बरसात होता रहता है। पृथ्वी गति इसको बाद में पढ़ेंगे परिक्रमण। फिलहाल में घूर्णन गति देख लेते हैं। घूर्णन गति हो गया पृथ्वी का अक्ष काल्पनिक रेखा होता है। पृथ्वी का जो अक्ष है एक काल्पनिक रेखा होता है, अक्ष काल्पनिक रेखा होता है। ये पृथ्वी का अक्ष है, अक्ष सीधा होता है। अक्ष थोड़ा पृथ्वी झुका हुआ न है तो थोड़ा ये अक्ष हो गया जो काल्पनिक रेखा है। यही अक्ष पर गोल गोल घूमता है पृथ्वी। पृथ्वी का अक्ष काल्पनिक रेखा होता है, यही काल्पनिक रेखा है। अक्ष और कक्षीय सतह से अक्ष क्या करता है, कक्षीय सतह समतल से 66.5 डिग्री कोण बनाते हैं। जो स्थिर अक्ष है कक्षीय सतह, कक्षीय मतलब का ये हो गया स्थिर कक्ष है ना जी, स्थिर कक्ष ही है। अक्ष है स्थिर कक्ष से 66.5 डिग्री कोण बनाते हैं। ये अक्ष जैसे एक से 66.5 डिग्री कोण बनाते हैं। अक्ष कक्षीय सतह या समतल से 66.5 डिग्री कोण बनाते हैं। देखिए अक्ष ये हो गया अक्ष, ये हो गया पृथ्वी का कक्षीय समतल। पृथ्वी का कक्षीय समतल ये है ना, जो ऐसे पृथ्वी घूमती है गोले, वही है पृथ्वी का कक्षीय समतल हो गया ये वाला। और अक्ष ही नहीं, ये अक्ष ही है। अक्ष उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिण ध्रुव जो है इसमें अक्ष का काम कर रही है। इसी पर पृथ्वी घूमती है गोले गोले, यही अक्ष है। और एक पृथ्वी का कक्षीय समतल दोनों के बीच में यहाँ से यहाँ तक 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। और ये हो गया आपको पृथ्वी के कक्षीय समतल पर लंब। पृथ्वी का जो कक्ष है ये कक्षा है
इस समतल पर लंब डालल है, टोटल हो जाएगा 90 डिग्री कोण। और यहाँ से यहाँ तक खींचेगा तो प्रदीप्त वृत्त हो जाएगा। प्रदीप्त वृत्त जो पृथ्वी को दिन रात में बांटता है, जो अक्ष बांटता है उसे प्रदीप्त वृत्त बोलते हैं। प्रदीप्त वृत्त और उत्तरी ध्रुव अक्ष दोनों के बीच में 63 डिग्री का कोण बनाता है। 66 इधर हो गया अक्ष और कक्षा के समतल के बीच में 66, और प्रदीप्त और अक्ष के बीच में बन जाता है 23.5। पृथ्वी जो अक्ष पर झुका है इस तरह से, तो विषुवत रेखा पे थोड़ा झुक जाएगा, मकर रेखा पे झुक जाएगा, कर्क रेखा पे झुक जाएगा। पृथ्वी का अक्ष का झुकाव, यही अक्ष का झुकाव, पृथ्वी का अक्ष का झुकाव तथा कक्षीय समतल वही कह रहा। पृथ्वी है, पृथ्वी का अक्ष काल्पनिक रेखा होता है, देख लिए। कक्षीय सतह से मिल करके दोनों है ना, यही अक्ष है और कक्षीय सतह ये है, दोनों मिल करके 66 कोण बनाते हैं। अक्ष और कक्षीय सतह मिल जाता है, मिल करके दोनों 66 कोण बनाती है। कक्षीय समतल सतह कहो या समतल कहो, यह समतल होता है। अभी देखिए कक्षीय समतल, यही कक्षीय है, इस समतल होता है। कक्षीय सतह जो समतल है कक्ष के द्वारा बनता है। ये जो कक्ष है, कक्षीय सतह कक्ष के, देखिए कक्षीय सतह समतल है, क्यों? क्योंकि समतल है सब, और कक्षा के द्वारा बना है कक्षीय समतल। कक्षा ये है, और कक्षा से जो समतल बनता है वो कक्षीय समतल कहते हैं। कक्षीय सतह समतल होता है, कक्षीय सतह समतल होता है, इसे कक्षा के द्वारा बनता है, इसे कक्षा के द्वारा बनता है। अक्ष और कक्षीय सतह दोनों के बीच में 66 कोण बनता है। ये अक्ष हो गया और ये कक्षीय सतह हो गया, दोनों के बीच में 66 कोण बनाता है। देख लीजिए आप लिखा है सब। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्ति करता है, सूर्य से प्रकाश मिलता है। पृथ्वी का आकार ग्लोब के समान है, ग्लोब के समान देखते कहते हैं, इसलिए एक समय में ओनली आधा भाग पर रोशनी प्राप्त होता है। ग्लोब के गोल है जी, गोल के समान है, पृथ्वी गोल है, लगभग गोल के समान है, इसलिए एक समय में केवल ओनली आधा भाग पर रोशनी होता है। जैसे गोल है पूरा पृथ्वी, इसलिए एक समय में आधा भाग, इधर रोशनी नहीं, सूर्य इधर है तो इधर रोशनी नहीं रहेगा, रोशनी रहेगा तो दिन हो जाएगा, इधर रोशनी नहीं रहेगा तो रात हो जाएगा। इसलिए गोल है, एक समय में एक भाग रोशनी होता है तो दिन होता है, और एक भाग होता है रात होता है। जो दिन और रात को जो बांटता है अक्ष, उसे दिन रात को जो भी अक्ष बांटता है उसको प्रतिदीप्त वृत्त बोलते हैं, इसको प्रतिदीप्त वृत्त। यहाँ लिखा है पूरा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव जोड़ने वाला का अक्ष होगा, मेन अक्ष यही है। विषुवत वृत्त, हाँ, प्रदीप्त वृत्त, ये प्रदीप्त वृत्त होगा पूरा, है ना, जो दिन रात को बांटता से। घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन रात है, घूर्णन के कारण दिन रात दिखाई दे रहा है। प्रदीप्त वृत्त जो है ग्लोब पर खींचा हुआ वृत्त है, जो ग्लोब पर वह वृत्त है जो दिन रात विभाजित होता है। प्रदीप्त वृत्त से दिन रात विभाजित होता है। ग्लोब पर वृत्त है, और प्रदीप्त से ग्लोब पर वृत्त है, और यही प्रदीप्त वृत्त से दिन रात विभाजित होता है। यही प्रदीप्त वृत्त अक्ष से नहीं मिलता है। प्रदीप्त वृत्त जो है अक्ष से नहीं मिलता है, क्योंकि प्रदीप्त वृत्त है और अक्ष ही वाला है, ये दोनों थोड़ा नहीं मिलता है, दोनों नहीं, ये अक्ष अलग है और प्रदीप्त वृत्त अलग है, दोनों आपस में नहीं मिलता है। इसका मतलब हुआ कि अक्ष और प्रदीप्त दोनों आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि अक्ष झुका हुआ है और प्रदीप्त है से दिन रात को बांटता है। अक्ष पर पृथ्वी गोल गोल घूमता है और प्रदीप्त से दिन रात होता है। तो प्रदीप्त ग्लोब पर
पर वह वृत्त है जो दिन रात को विभाजित करता है। प्रतिवृत्त वृत्त से दिन रात अलग होता है। प्रतिवृत्त वृत्त अक्ष से नहीं मिलता है। चित्र 3.2 देख लिए हम। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने ल लिखल है। एक चक्कर लगाने में 24 घंटा समय लगता है। पृथ्वी गोले गोले घूमता है अपने अक्ष पर, यही अक्ष है। तो पूरा अक्ष पर घूमने में गोले गोले 24 घंटा लगाता है। अपने अक्ष पर यहाँ घूमेगा पृथ्वी तो 24 घंटा में, और सूर्य के चारों ओर 365 दिन में। पृथ्वी घूर्णन अगर कह रहा है कि पृथ्वी अगर घूर्णन ना करे तो क्या होगा? तो घूर्णन नहीं गला, गोले गोले घूमने न करेगा पृथ्वी तो दो काम होगा। सूर्य दो काम होने का, अगर गोले गोले ना घूमे तो पृथ्वी एक जगह एक तरफ दिन रहेगा तो एक तरफ रात रहेगा। दिन होगा जिसके कारण गर्मी हो जाएगा हमेशा के लिए दिन, तो हमेशा के लिए गर्मी हो जाएगा। एक तरफ रात होगा हमेशा के लिए रात रहेगा, तो हमेशा के लिए ठंडा रहेगा, जिसके कारण जीवन संभव नहीं है। अगर पृथ्वी घूर्णन ना करे तो सूर्य तरफ वाला जो पृथ्वी है उसका भाग हमेशा दिन होगा, इसलिए हमेशा गर्म होगा। और दूसरा भाग जो है सूर्य से विपरीत वाला जो पृथ्वी है वो हमेशा अंधेरा होगा, इसलिए ठंडा होगा। इसलिए ये दोनों से हमेशा ठंडा में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। देखिए आर्यभट्ट के बारे में देखते हैं। प्राचीन खगोल शासित था आर्यभट्ट बताया था क्या पृथ्वी गोल है। पृथ्वी कैसा गोल है कि प्राचीन खगोल शास्त्री है तो पृथ्वी गोल है बताया। पृथ्वी पूरा गोल है, अपने अक्ष पर घूर्णन करते मतलब घूमती है। अपने अक्ष पर गोले गोले घूमे जाता पृथ्वी। परिक्रमा के बारे में नहीं बताया था आर्यभट्ट। गोल है पृथ्वी, अपने अक्ष पर घूमती है पृथ्वी, ऐसा आर्यभट्ट बोला था। आर्यभट्ट के बारे में पिछले चैप्टर में पढ़े हैं, पिछला चैप्टर में पढ़े, देख लीजिएगा। दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है। पृथ्वी है ये, देखो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है, केकर सूर्य के। और दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते इसी को कक्ष कहते, कक्ष। और एरिया को हो गया कक्षीय समतल। पूरे कक्षा में एक ही दिशा में झुकी है पृथ्वी। पूरा कक्षा में देखिए, अभी इधर देखिए उत्तर ध्रुव ऐसे झुकल है, इधर पृथ्वी ऐसे झुकल है, इधर पृथ्वी ऐसे झुकल है, इधर भी पृथ्वी ऐसे झुकल है। यानी कि पूरे दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी एक ही ओर झुकल है। और पृथ्वी पूरे कक्षा में एक ही दिशा में झुकल है। एक कोर्स को हम लोग गर्मी, सर्दी, बसंत, शरद में बांटते हैं। एक कोर्स को हम लोग गर्मी, सर्दी, बसंत, शरद ऋतु में बांटते हैं। गर्मी देख रहे हैं सर्दी, शरद और बसंत ऋतु में बांटते हैं। ऋतु में चेंज होता है। ऋतु कब चेंज होता है? किसके कारण? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के कक्षीय तल में दीर्घ वृत्ताकार परिवर्तन के कारण मौसम परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु में चेंज होता, परिवर्तन होता है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण। पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण यानी परिक्रमण के कारण होता है ऋतु में परिवर्तन। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन होता है। पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन ना हो रहा। देखे और पृथ्वी ऐसे झुका, यहाँ ज़्यादा ठंड गर्म सूर्य का प्रकाश पड़ रहा था, यहाँ पृथ्वी की स्थिति ऐसा हो गया, ऐसा पृथ्वी की स्थिति हो गया, फिर ऐसा हो गया, वही हो गया। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति चेंज हो रहा है, पृथ्वी की स्थिति चेंज हो रहा है, इसके कारण मौसम परिवर्तन हो रहा है। इसी को कहते हैं परिक्रमण काल। 3 देख लीजिएगा चित्र,
चित्र देखना चाहे देख लीजिए। देख लिए ना, पृथ्वी की स्थिति चेंज हो रहा है, इसके कारण मौसम परिवर्तन हो रहा है। इसी घटना को हम परिक्रमण काल कहते हैं। देख रहे हैं, बसंत ऋतु लिखा है, बसंत ऋतु है, बसंत शरद ऋतु, बसंत शरद ऋतु। विश्व जो है बसंत शरद ऋतु, विश्व है यहाँ पर। 21 मार्च 23 सितंबर 21 जून को इस घटना को बोल रहे हैं। इस घटना 21 जून का देखिएगा। 21 जून का ये जो प्रदीप्त वृत्त है, प्रदीप्त वृत्त पृथ्वी को 2 भाग बांटता है और दिन रात में बांटता है, यही प्रदीप्त वृत्त है। 21 जून का देखिएगा, सूर्य की किरण सीधी रेखा पड़ता है इसे, जिसके कारण 21 जून को है ना, उत्तरी ध्रुव पर देख रहे हैं गर्मी ग्रीष्म ऋतु है, उत्तरी ध्रुव पर ग्रीष्म ऋतु है, क्योंकि सूर्य किरण यहाँ पड़ रहा है सीधा, तो ग्रीष्म ऋतु है उत्तरी ध्रुव पर। ऐसे तो पूरा ग्रीष्म है, उत्तरी ध्रुव पर ग्रीष्म है, और इधर देख रहे हैं सूर्य की किरण दक्षिण ध्रुव पर आ रहा है, दक्षिण ध्रुव पर अंधेरा है, दक्षिण ध्रुव पर अंधेरा है, तो जाहिर सा बात है कि 21 जून के यहाँ अंधेरा में ठंडा होगा तो शीत ऋतु होगा यहाँ पर। 21 जून को इस घटना को बोलते हैं उत्तर अयनांत। 21 जून को उत्तरी ध्रुव पर ग्रीष्म ऋतु, 21 जून को दक्षिण ध्रुव पर शीत ऋतु होता है। और इसको देख लीजिए ना, ये पूरा का पूरा एरिया गर्म है, ये पूरा का पूरा ठंडा है, तो शीत ऋतु पूरा गर्म है, तो ग्रीष्म ऋतु उत्तरी ध्रुव पर दक्षिण ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव पर ग्रीष्म, दक्षिण ध्रुव पर शीत ऋतु। 21 जून की घटना है, उत्तर अयनांत कहते हैं इसको। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। क्योंकि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुकी है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध थोड़ा सा देख रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध पूरा, उत्तरी गोलार्ध जो है करण झुक रहा है, सूर्य की तरफ झुकल है, और दक्षिण गोलार्ध से सूर्य से दूर है, सूर्य के प्रकाश से दूर है, इधर है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुकी है ना, सूर्य की तरफ झुकी है, इसलिए यहाँ इसलिए लगा सकते कोई दिक्कत नहीं। सूर्य की तरफ झुकी है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुकी रहती है, इसलिए किरण जो है कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। देख रहे हैं, कर्क रेखा पर सीधा पड़ रहा है किरण, है ना, ये पूरा कर्क रेखा है, ये विषुवत रेखा है, विषुवत 0 डिग्री है, कर्क रेखा जो है ये कर्क रेखा है, कर्क है ना, तो कर्क रेखा पर सूर्य किरण सीधा पड़ रहा, सीधा एकदम पड़ रहा है। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुकी है, इसलिए सूर्य की किरण कर्क रेखा पर सीधी चाप पड़ती है, और कर्क रेखा पर सीधा पड़ेगा सूर्य किरण, इस क्षेत्र में ऊष्मा अधिक प्राप्त होता है, इस क्षेत्र में ऊष्मा अधिक प्राप्त होता है भाई, ठीक ना। ध्रुव वाले के पास क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होता है, इस कारण ध्रुव के पास सूर्य की किरण तिरछी पहुंचती है। कह रहा है सूर्य की किरण ध्रुव भले कर्क रेखा पर सीधा पड़ता है, सूर्य किरण जो अधिक गर्मी होता है यहाँ इस एरिया में, लेकिन ध्रुव के पास सूर्य की किरण थोड़ा तिरछे पहुंचता है, जिस कारण यहाँ ऊष्मा गर्म होता है, कम होता है, हीट ऊष्मा कम होता है। यहाँ कर्क रेखा पर ऊष्मा ज़्यादा होता है, तो उत्तरी ध्रुव पर ऊष्मा कम होता है, क्योंकि सूर्य की किरण तिरछा पहुंच रहा है उत्तरी ध्रुव पर, इसलिए यहाँ पर उत्तरी ध्रुव पर कम ऊष्मा प्राप्त होता है। ध्रुव वाले पास क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होता है,
कारण क्यों? इसलिए कारण है कि ध्रुव के पास सूर्य की किरणें तिरछी पहुंचती है। तिरछी पहुंचती इसलिए ध्रुव के पास कम ऊष्मा प्राप्त होता है। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका है। उत्तरी ध्रुव का झुकल है, सूर्य की तरफ झुकल है। इसलिए उत्तरी ध्रुव के बाद वाले भाग पर 6 महीने लगातार दिन रहता है ना। उत्तरी ध्रुव के बाद वाला भाग इधर इस एरिया में प्रदीप तलब एरिया और अक्षर के बीच में जो एरिया है 13.5 जो बना था दोनों, इस भाग में 6 महीने दिन लगातार होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ देख रहे हैं ना तिरछा पहुँच रहा है। 6 महीने लगातार दिन होता है यहाँ पर। वही कहा उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका है, इसलिए उत्तर ध्रुव के बाद वाला जो भाग है, भाग वाला जो एरिया है, उस पर लगभग 6 महीने का लगातार दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग पर सूर्य की रोशनी प्राप्त होता है। उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग पर फिर सूर्य की रोशनी प्राप्त होता है ठीक ना। इसलिए विषुवत वृत्त उत्तरी गोलार्ध के उत्तर में गर्मी मौसम होता है। कर रहा उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध ऊपर है और दक्षिणी गोलार्ध नीचे है। देखिए यहाँ पर ये पूरा हो गया आपको विषुवत रेखा कर्क रेखा। उत्तरी गोलार्ध के उत्तर में बहुत बड़े भाग पर सूर्य की रोशनी प्राप्त हो रहा है, देख रहे इतना। और यहाँ ये तो नहीं है, पतला है, यहाँ से आता है रोशनी प्राप्त हो रहा है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में रोशनी ज़्यादा मिलता है, जिसके कारण विषुवत रेखा के उत्तर में मतलब का उत्तरी गोलार्ध में मौसम गर्म होता है। इस एरिया में गर्म होता है मौसम ज़्यादा है। तो मोटा मोटी समझ लीजिए ही 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ डूबी है, उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ डूबल है, मैंने झुकल है। इसलिए किरण आएगी कर्क रेखा पर चमकेगी। यह कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा पर चमकेगी, सीधी पड़ेगा, कर्क रेखा पर सीधा पड़ेगा। इसलिए इस क्षेत्र में थोड़ा सा गर्म ज़्यादा होगा, ऊष्मा ज़्यादा प्राप्त होगा। ध्रुव वाले पास क्षेत्र में कम ऊष्मा मिलता है। ध्रुव वाले के पास यहाँ पर कम ऊष्मा मिलता है, क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पहुंचती है। उत्तर ध्रुव योला ना सूर्य की तरफ झुका है, इसलिए उत्तर ध्रुव के बाद वाला जो क्षेत्र है, यहाँ सूर्य की किरणें कम पहुंचने के कारण लगभग 6 महीने के दिन होता है यहाँ पर। उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग पर मतलब विषुवत रेखा के उत्तर में सूर्य की किरणें बड़े भाग पर रोशनी मिल रहा है। इसलिए विषुवत रेखा के उत्तर में गर्म मौसम हमेशा रहता है। 21 जून की घटना यह। थोड़ा सा ध्यान दीजिए ठीक ना। उत्तरी गोलार्ध पर देखिएगा सूर्य की किरणें सीधे आ रहा है, तो सीधे आ रहा है तो सबसे बड़ा दिन होगा उत्तरी गोलार्ध के 21 जून के। सूर्य की किरणें 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सीधे आ रहा है, इसलिए सबसे बड़ा दिन। अब सबसे बड़ा दिन होगा तो यहाँ सबसे छोटी रात होगा। सबसे बड़ा दिन सबसे छोटी रात होगा उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में देख रहे हैं सूर्य की किरणें नहीं आ रहा। दक्षिणी गोलार्ध में जब सूर्य किरणें यहीं तक आकर रुक जाता है, यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में नहीं आ रहा, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर पूरा दक्षिणी गोलार्ध है, बड़ा रात होता है। बड़ा रात सबसे बड़ा रात होता है। तो रात बड़ा तो छोटे दिन सबसे छोटे दिन यही होता है। उत्तरी ध्रुव पर सबसे बड़ा दिन तो छोटा दिन, बड़ा रहेगा तो छोटा रात होगा, छोटी रात होगा। दक्षिण ध्रुव पर बड़ी रात है तो छोटा दिन होगा। इस घटना को बोलते हैं है ना सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात। सबसे बड़ा दिन सबसे छोटी रात उत्तर में घटना घट रहा है ना, इस घटना को बोलते हैं
सबसे बड़ा दिन कहाँ हो रहा है? उत्तर में। सबसे छोटा दिन कहाँ हो रहा है? उत्तरी में। इस दोनों उत्तरी में हो रहा है, इसलिए उत्तर अयनांत बोलते हैं, उत्तर अयनांत बोलते हैं, दक्षिण नहीं हो रहा। वही 22 दिसंबर को होगा। इधर उत्तर में 21 जून को उत्तर में ग्रीष्म ऋतु हो रहा है, क्योंकि बड़ा दिन हो रहा है तो ग्रीष्म ऋतु, और छोटा रात हो रहा है ना। तो सबसे बड़ा दिन सबसे छोटा दिन हो रहा है 21 जून को उत्तर में, इसलिए उत्तर अयनांत। और दक्षिणी में क्या होगा? दक्षिण में पड़ेगा आपको सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन, और बड़ा दिन है तो छोटा रात होगा, छोटा रात होगा, इससे दक्षिण में हो रहा है दिन, तो इसलिए दक्षिणी अयनांत 22 दिसंबर को होगा। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तो छोटी रात, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात तो छोटी दिन। इस घटना को उत्तरी अयनांत कहते हैं। और उल्टा होगा, इधर 22 दिसंबर को दक्षिणी अयनांत होता है। दक्षिणी अयनांत 22 दिसंबर को, क्यों? कि सूर्य की किरण इस समय दक्षिण गोलार्ध में ज़्यादा है, सूर्य की किरण तो सूर्य की किरण ज़्यादा है तो बड़ी रात होगा, बड़े दिन होगा, है ना, और छोटी रात होगा। और उत्तरी गोलार्ध बड़े दिन होगा और सूर्य की किरण ज़्यादा आ रही है तो ग्रीष्म ऋतु पड़ेगा, ग्रीष्म ऋतु, गर्मी के दिन। और उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरण नहीं जा रही है, उतना कम पहुंच रहा है उत्तरी गोलार्ध में, तो यहाँ रात बड़ा हो जाएगा और दिन छोटा हो जाएगा। शीत ऋतु कहते हैं, शीत ऋतु। इस घटना को बोलते हैं दक्षिणी अयनांत। दक्षिणी अयनांत 22 दिसंबर। यही ग्रीष्म ऋतु जब होता है, ग्रीष्म ऋतु में ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस पर्व मनाता है। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस पर्व 22 दिसंबर का बड़ा दिन होने के उपलक्ष्य में। वही 22 दिसंबर देखते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव सूर्य तरफ झुकी है। 22 दिसंबर को देखेगा तो दक्षिण ध्रुव जो है थोड़ा सा सूर्य की तरफ झुकी है, और उत्तरी ध्रुव सूर्य से दूर है। ध्रुव की बात हो रहा है ना, अक्ष की बात है, प्रदीप्त रेखा के बारे में नहीं हो रहा। ध्रुव में अक्ष के बारे बात हो रहा है। तो 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव सूर्य की तरफ झुकी है, इसलिए सूर्य की किरण मकर रेखा पर सीधी पड़ती है ना। मकर रेखा कहाँ होगा? दक्षिण तरफ होगा। कहाँ होगा? दक्षिण तरफ होगा। 0 डिग्री यहाँ पर है। तो सूर्य की किरणें विषुवत रेखा है तो मकर रेखा पर सीधा पड़ेगा, यही हो गया मकर रेखा। मकर समझिए तो मकर। सूर्य की किरण मकर रेखा पर सीधा पड़ रहा है, जिस कारण दक्षिणी गोलार्ध में गर्म का मौसम ज्यादा रहेगा, क्योंकि बड़ा दिन हो रहा है। तो दक्षिणी गोलार्ध में मौसम गर्म रहेगा, क्योंकि सूर्य की किरण दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा पड़ रहा है तो गर्म रहेगा, तो ग्रीष्म ऋतु रहेगा। अब बड़ा दिन है। तो 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव सूर्य की तरफ झुकल है, इसलिए सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, लंबवत पड़ती है, लंबवत एकदम। तो सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत कब पड़ती है? 22 दिसंबर को। इसलिए दक्षिण गोलार्ध में बड़े भाग पर प्रकाश हो जाता है। बड़े भाग पर दक्षिण गोलार्ध में प्रकाश हो जा रहा था अभी तक है, इसलिए दक्षिण गोलार्ध में बड़े भाग पर प्रकाश होने के कारण सबसे लंबा दिन हो रहा था, छोटा दिन सबसे लंबा दिन हो रहा था ग्रीष्म ऋतु में। बस दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन हो रहा था, तो और सबसे छोटा दिन दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा रात हो रहा था। एक विपरीत होता है उत्तरी गोलार्ध में। तो दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, तो उत्तरी गोलार्ध में इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन है तो छोटा दिन होगा, छोटा रात है तो बड़ा रात होगा। देख लीजिएगा। इस घटना को दक्षिणी अयनांत कहता है। ग्रीष्म ऋतु में यानी कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस पर्व मना जाता है।
और क्रिसमस पर्व आता है ग्रीष्म ऋतु में मनाता है 22 दिसंबर को। भले हमने जाने ठंडा रहता है उस समय 22 दिसंबर को, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में गर्म रहता है। 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है वहाँ। कुछ नहीं है, समझ वाला चीज़ है, देख लीजिएगा। तो मोटा मोटी समझ लीजिए कि 21 जून होगा। 21 जून होगा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु इधर होगा। इधर बड़ा दिन हो रहा था, सूर्य की किरण सीधा पड़ा, तो ग्रीष्म ऋतु इधर पड़ेगा 22 दिसंबर को, तो इधर गर्मी होगा और सबसे बड़ा दिन इधर होगा। बस इतना ही होगा, बाकी सब उल्टा होगा। इधर बड़ा दिन तो छोटा दिन, यानी बड़ा रात, बड़ा दिन तो छोटा रात, बड़ा दिन तो बड़ा रात उत्तरी गोलार्ध में होगा, छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में होगा। इक्कीस मार्च 23 सितंबर, 21 मार्च 23 सितंबर का देखते हैं। 21 मार्च 23 सितंबर इस समय दिन रात बराबर होता है। क्यों? सूर्य की किरणें है ना विषुवत रेखा पड़ता है। किस रेखा पर पड़ता है? विषुवत रेखा पड़ता है। विषुवत रेखा कैसे है सुनिए, यह है विषुवत रेखा। क्या है? ये है विषुवत रेखा, ठीक। जो 0 डिग्री है ये विषुवत रेखा मान लेते हैं। इधर भी विषुवत रेखा है ना, मान लेते हैं 0 डिग्री है विषुवत रेखा, ठीक। सूर्य की किरणें इधर, सूर्य की किरणें कोई ध्रुव झुकल है, सूर्य की किरणें सीधा रेखा पड़ता है, सीधे पड़ता है। सूर्य की किरणें सीधा पड़ता जिस कारण है ना दिन रात बराबर होता है। दिन रात बराबर है। ऐसे में देखने में लग रहा है कि सीधा पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा नहीं, इस किरण यहाँ पड़ेगा, इधर पड़ता है पूरा, कि ऐसे मुट्ठी की तरह है। तो इस एरिया में इस इधर पड़ेगा, इधर पड़ेगा, मतलब कि सूर्य की किरण यहाँ पर भी पड़ेगा, यहाँ पर भी पड़ेगा 21 मार्च को, इसलिए दिन रात बराबर होता है। नहीं ऐसे कहिए, सूर्य की किरण का होता है यहाँ पर सीधा पड़ेगा ना, यहाँ दिन रहेगा, सूर्य की किरण यहाँ पर दिन रात बराबर होता है क्योंकि सीधा पड़ता है। सूर्य की किरण यहाँ पर सीधा पड़ता है ध्रुव पर, ध्रुव पर पड़ेगा, और ध्रुव पर पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि इधर प्रकाश इधर सर्वत्र प्रकाश। अब पीछे अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा होगा पीछे तो उधर रात हो जाएगा। यानी कि इस घटना को बसंत ऋतु कहते हैं, इस घटना को कहते हैं विषुव। क्यों? कि सूर्य की किरणें जब विषुवत रेखा पर पड़ता सीधा तो दिन रात बराबर होता है, क्योंकि ये एरिया में दिन है तो अगर पीछे देखेगा तो रात होगा। तो विषुवत रेखा पड़ रहा है इसलिए विषुव घटना कहते हैं। 21 जून को हो रहा था आपको उत्तर अनंत, 22 दिसंबर को होता है दक्षिणी अनंत। 21 जून के और 23 सितंबर दोनों को है ना विषुव कहते हैं। तो 21 मार्च 21 जून है, 21 मार्च है ना। दिसंबर के बाद मार्च के बाद जून के बाद सितंबर के बाद आएगा दिसंबर। 21 मार्च को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधा पड़ता है, और सीधा पड़ता है तो मार्च 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है ना। सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधा पड़ता है, इसलिए यहाँ पर दिन रात बराबर होता है, दिन रात बराबर होता है। यहाँ पर इस घटना को विषुव क्या बोलते हैं? विषुव कहते हैं और विषुव कहते हैं। इसलिए इस समय कोई भी ध्रुव सूर्य तरफ नहीं झुका रहता, ठीक है। इस समय कोई भी ध्रुव सूर्य की तरफ नहीं झुका रहता है। इसलिए पृथ्वी दिन रात बराबर होता है। पृथ्वी
पर पृथ्वी पर लगा दीजिए। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है और दिन रात बराबर होता है, इसको विषुव कहते हैं। इसलिए दिन रात बराबर होता है यहाँ पर, इसलिए यहाँ को विषुव कहते हैं। 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, इसलिए इस समय कोई भी ध्रुव सूर्य की तरफ नहीं झुकता है। इसलिए पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है और दिन रात बराबर होता है। इस घटना को विषुव कहते हैं। 23 सितंबर को देखा जाए उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद है। 23 सितंबर आएगा, 23 सितंबर उत्तरी गोलार्ध में, इधर उत्तरी गोलार्ध शरद ऋतु होता है ना, शरद ऋतु होता है। और इधर शरद है तो जाहिर से बात है साउथ में बसंत होता है। बसंत साउथ, इधर साउथ कहते हैं, इसको साउथ लिखा है। साउथ में बसंत होता है। उसी तरह से 21 मार्च को इधर 23 सितंबर को उत्तरी ध्रुव में शरद, तो 21 मार्च को दक्षिण ध्रुव में शरद हो जाएगा। 23 सितंबर को साउथ में बसंत होता है, तो शरद में उत्तर में बसंत होगा। माने ये याद कर लीजिए, दूसरा अपना आप हो जाएगा। 21 मार्च को याद कर लीजिए, उत्तर में बसंत, दक्षिण में शरद, एक और उल्टा होता है यहाँ पर। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु देखे। 23 सितंबर देख लीजिए। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद है, दक्षिण में बसंत है। 23 सितंबर को 23 सितंबर तक देखे उत्तरी गोलार्ध में शरद देखे। शरद ऊपर है तो उत्तरी गोलार्ध शरद, दक्षिण नीचे है तो नीचे बसंत है। इसी का उल्टा 21 मार्च को होता है। दिन रात बराबर होता है। एक तो यहाँ से जाते वक्त, फिर एक तो लौटते वक्त दिन रात बराबर होता है। 22 दिसंबर 21 मार्च, 22 दिसंबर 21 जून, 22 दिसंबर 21 जून याद कर लीजिए। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध होता है, दक्षिण गोलार्ध बड़ा होगा। बाकी दिन रात बराबर कर लीजिए उल्टा। और 21 मार्च 23 सितंबर दिन रात बराबर होता है। उत्तरी गोलार्ध में 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद है, साउथ में बसंत है। बसंत एक उल्टा ये याद कर लीजिए। 21 मार्च 23 सितंबर। लिखित प्रश्न का उत्तर संक्षेप में देना है। पृथ्वी के जो अक्ष है, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव अक्ष है जो सूर्य की तरह रहता है। यही अक्ष पर पृथ्वी अपना गोल गोल घूमता है, जिसको दैनिक गति कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। उसका झुकाव कोण क्या है देख रहे हैं। यही अक्ष है, इसका जो अक्ष है, यहाँ देखिए ये वाला अक्ष है, ये अक्ष का झुकाव कोण 66.5 डिग्री है कक्षीय तल से। अक्ष का झुकाव काल्पनिक रेखा है, पृथ्वी के काल्पनिक रेखा अक्ष है, काल्पनिक रेखा। इसका कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री कोण पर झुका है। अक्ष जो है कक्षीय तल है, कक्षीय तल, इसको 66.5 डिग्री पर झुका हुआ है अक्ष। तो देख लें पृथ्वी के अक्ष का झुकाव 66.5 डिग्री पर है। घूर्णन और परिक्रमण को परिभाषित कर लें। घूर्णन के पृथ्वी गति दो प्रकार का होता है। घूर्णन से दिन रात होता है, जिसको दैनिक गति कहते हैं। घूर्णन गति के समय जो काल होता है, उस काल को पृथ्वी दिन कहते हैं, पृथ्वी दिन को दैनिक गति कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। घूर्णन जो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमता है, और परिक्रमण जो होता है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाता है और दीर्घवृत्ताकार कक्षा में करता है। ये अक्ष है, एक कक्षा में। इसके कारण परिक्रमण के कारण मौसम परिवर्तन होता है। मौसम के साथ साथ मौसम परिवर्तन, ठंडा गर्मी होता है। लीप वर्ष क्या है? लीप वर्ष, तो लीप वर्ष जो होता ना है,
पृथ्वी पर 1 साल 365.1/4 दिन में सूर्य की परिक्रमा लगाती है। ये लगता नहीं पड़ा, देख लीजिए। परिक्रमण काल में देखा जाए ना, सूर्य के चारों ओर कक्षा में होता है। सूर्य के चारों ओर कक्षा में होती है, तो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है। पृथ्वी कक्ष में होता है चारों ओर सूर्य के। पृथ्वी 1 साल में 365.1/4 दिन में 365.1/4 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेती है। पृथ्वी करती है। 1 साल का हो या 365.1/4 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। 1 साल बराबर 365 दिन होता है। 365 दिन मानते हैं इसको। 1 साल कहिए या 365 दिन मानते हैं। 1/4 को 6 घंटा होता है। 6 घंटा नहीं जोड़ते इसको। सुधा के लिए 6 घंटा नहीं जोड़ते हैं, यानी कि 1/4 नहीं जोड़ते हैं। और 4 वर्ष जब यही होता है तो 1 साल में 6 घंटा, तो 4 साल में 24 घंटा, यानी 1 दिन हो जाएगा। तो प्रत्येक 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटा मिल जाता है, तो 6 × 24 घंटा हो गया। तो 1 दिन हो जाता है, 24 घंटा होता है। इसलिए फरवरी महीना में जोड़ते, यही 1 दिन को 24 घंटा को फरवरी महीना में जोड़ते हैं। 24 दिन को 1 दिन को या 24 घंटा को फरवरी महीना में जोड़ देते हैं। इसलिए प्रति 4 महीना होता है चौथा वर्ष। प्रति चौथा वर्ष में फरवरी महीना में 1 दिन जोड़ने के बाद 28 नहीं 29 तारीख का महीना पूरता है। 29 तारीख का महीना पूरता है, यही सही है। यह वर्ष जब 29 तारीख का महीना पूरता है, जौन बरस 29 दिन का महीना पूरता है, जौन बरस वो बरस 300 लीप वर्ष 366 दिन का होता है। यह वर्ष 366 दिन का होता है, जिसे लीप ईयर कहते हैं, 66 दिन का। तो लीप वर्ष देख लिए। उत्तर और दक्षिणी आयांत में अंतर बताइए। उत्तर और दक्षिणी आयांत में अंतर। उत्तरी आयांत है जब 21 जून को होता है, और दक्षिणी आयांत होता है 22 दिसंबर को। उत्तरी आयांत में होता है 21 जून के, तो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरण उत्तरी गोलार्ध में सीधा पड़ता है, जिसके कारण यहाँ पर दिन बड़ा होता है, गर्मी का दिन होता है। और यहाँ रात होता है बड़ा। और यहाँ 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में दिन बड़ा होता है, सूर्य की किरण दक्षिण गोलार्ध में ज़्यादा पड़ता है, इसलिए दिन यहाँ बड़ा होता है, रात छोटा होता है यहाँ पर। और उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा तो रात छोटा होगा। इस घटना को उत्तरी आयंत और दक्षिणी आयंत कहते हैं। इसमें उत्तरी गोलार्ध पर 21 जून को उत्तरी गोलार्ध पर जब सूर्य की किरणें पड़ता है, तो उसमें कर्क रेखा पर सीधा किरण पड़ता है। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधा किरण पड़ती है। 22 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस पर्व मनाते हैं। 22 दिसंबर जो गर्मी का दिन होता है साउथ में। तो उत्तर और दक्षिणी आयांतों में अंतर देख लिए। विषव क्या विषव, जब सूर्य की किरणें 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधे विषुवत पर पड़ता है। सूर्य किरणें सीधे विषुवत पर पड़ता है। सूर्य किरणें सीधे विषुवत पर पड़ता है। इस घटना को बोलते हैं विषव का विषव। इस समय विषव के समय 21 मार्च के समय 21 मार्च होगा तो विषव को होगा तो दक्षिण तरफ शरद, और 23 मार्च को उत्तर पर तरफ शरद हो जाता है। बाकी इधर बसंत ऊपर साउथ उत्तर में, तो इधर से 23 दिसंबर को साउथ में बसंत हो जाता है। तो विषव का देख लिए। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर और दक्षिणी का आयंत अलग अलग समय में होता है। क्यों कह रहा है? दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा, दक्षिणी में कह रहा है कि उत्तरी की अपेक्षा उत्तर और दक्षिण का आयंत अलग अलग समय में होता है। क्योंकि अलग समय में होता है कि इधर उत्तरी आयंत में है तो सूर्य किरण उत्तरी गोलार्ध में सीधा पड़ता है, और दक्षिण गोलार्ध में है कि सूर्य किरण सीधे साउथ में
सीधा पड़ता है ना, बस यही है। इसलिए आयांतर अंतर होता है 21 जून और 22 दिसंबर को होता है। 10 दिसंबर 22 दिसंबर 10 दक्षिण आयांतर याद कर लीजिए। ध्रुव पर लगभग 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। क्यों? क्योंकि ध्रुव पर क्या होता ना है कि सूर्य की किरण तिरछा पड़ता है, और तिरछा पड़ता है जिसके कारण 6 महीना दिन होते हैं यहाँ, और 6 महीने यहाँ रात होती है। देखिए उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुकल है। उत्तरी ध्रुव देख रहे हैं, सूर्य की तरफ झुकल है। उत्तरी ध्रुव इसलिए उत्तरी ध्रुव के बाद वाले भाग जो होता है उस पर 6 महीने लगातार दिन होता है। उत्तरी ध्रुव देख रहे हैं, सूर्य की तरफ झुकल है, तो इसलिए उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुकल है। उत्तर के बाद वाला जो भाग ये वाला एरिया यहाँ 6 महीने दिन होता है, तो 6 महीने रात होगा। वही कहा, उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुकल है, इसलिए उत्तरी ध्रुव के बाद जो होता है, जो भाग होता है लगभग 6 महीने का लगातार दिन होता है, और 6 महीने लगातार दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग पर सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए विषुवत के उत्तर में गर्म मौसम होता है। इसे ध्रुव पर लगभग 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होती है। यहाँ 6 महीने का दिन है कब? क्योंकि इधर दक्षिण ध्रुव सूर्य की तरफ झुकल है, तो एक बाद वाला जो भाग है दक्षिण ध्रुव के बाद वाला भाग है, यहाँ 6 महीने दिन होगा, इधर रात होगा 6 महीना। प्रश्न है, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर गति करता है, इसको परिक्रमण काल कहता है। परिक्रमण काल से ऋतु परिवर्तन होता है ना, ऋतु परिवर्तन होता है, मौसम बदलता है। परिक्रमण दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती है, यानी कि पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्करता है उसको परिक्रमण कहता है। यानी कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती है, जिसको परिक्रमण कहते हैं। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत पर 21 मार्च को 23 सितंबर को पड़ती है। सूर्य की सीधा किरणें 21 मार्च को जो विषुव कहते हैं, और 23 सितंबर को विषुव कहते हैं। यहाँ पर सीधी किरणें पड़ता है, जो दिन रात बराबर होता है। 23 सितंबर को आता है सूर्य किरणें, तो दिन रात बराबर होता है, क्योंकि विषुवत रेखा पर किरणें पड़ता है। इस घटना को विषुव कहते हैं। 23 सितंबर को सूर्य के नज़दीक में पड़ता है उत्तरी ध्रुव 23 सितंबर को, इसलिए शरद ऋतु हो गया और दूर हो गया बसंत। एक उल्टा याद कर लीजिए, 21 मार्च वाला। तो सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर पड़ता है, तो उसे 21 सितंबर 23 सितंबर को पड़ती है। इसे घटना को विषुव कहते हैं। 21 सितंबर 23 सितंबर को, जहाँ दिन रात बराबर होता है, दिन रात बराबर रात होता है, जितना दिन उतना ही रात होता है। गर्मी के मौसम में क्रिसमस पर्व मनाया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में 22 दिसंबर को। दक्षिण में देखिएगा, गर्मी का दिन चल रहा है। साउथ में दिन बड़ा है तो गर्मी हो गया है ना, यहाँ तक देख पूरा बड़ा है, गर्मी हो गया, जिसके कारण 22 गर्मी के दिन में ग्रीष्म ऋतु में 22 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस पर्व मनाते हैं। लीप वर्ष में 366 दिन होता है। पृथ्वी के प्रतिदिन जो गति होता है, प्रतिदिन गति को दैनिक गति, घूर्णन गति कहते हैं, दैनिक गति कहता है। शीत ऋतु में दिन का दिन छोटा हो जाता है। शीत ऋतु आता है 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में, तो दिन छोटा होता है। चलिए देखते हैं, शीत ऋतु है। देखिए इधर में तो शीत, देखिए यहाँ पे पहले ही देख लीजिए, शीत ऋतु है, उत्तरी गोलार्ध भी है, सूर्य की किरणें इधर साथ पड़ा सीधा, इधर नहीं पड़ा, इसलिए शीत ऋतु उत्तरी गोलार्ध में है। ये समझ लीजिए पहले। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधा पड़ रहा है, जिससे दिन बड़ा हो रहा है। दिन बड़ा है तो छोटा रात होगा यहाँ पर, जो ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा। बड़ा दिन है ग्रीष्म ऋतु।
वही कम यहाँ है। 21 जून के बाद आइए दिसंबर में 22 दिसंबर 21 22 21 में से 22 जून दिसंबर। यहाँ पर सूर्य की किरणें साउथ में पड़ रहा है, इसलिए साउथ में बड़ा होगा दिन, और यहाँ बड़ा दिन है तो छोटा रातों होगा। तो साउथ में ग्रीष्म ऋतु में 22 दिसंबर को छोटा रात पे होगा। वही कह रहा है खाली जगह। गर्मी में दिन छोटा होता है, और गर्मी में दिन छोटा है तो कब होता है? गर्मी में दिन छोटा होता है कब? बस। और गर्मी में तो दिन छोटा होता है, वो 22 दिसंबर साउथ में लिख लीजिए। साउथ में 22 दिसंबर साउथ में दिन बड़ा है, दिन छोटा ना कह रहा जी, सॉरी सर फिर गलती बोल दिया, दिन छोटा कह रहा है। तो ऊपर तो दिन बड़ा हो जाएगा, रात छोटा हो जाएगा। देखिए दिन छोटा का मतलब का, इधर पीछे प्रकाश पड़ रहा है जिस कारण यहाँ अंधेरा, मतलब रात बड़ा है दिन छोटा होगा। 21 जून को शीत ऋतु में, शीत ऋतु भी इधर ठंडा है तो ठंडा है, सूर्य का प्रकाश इधर नहीं आ रहा है तो ठंडा होगा। शीत ऋतु सबसे बड़ा रात होता है यहाँ, सबसे छोटी दिन नहीं होता है। 21 जून को साउथ अक्ष पर दिन छोटा होता है, और 22 दिसंबर को दिन छोटा होने के लिए उत्तर में दिन रात बड़ा है, रात बड़ा तो दिन छोटा होगा करेगा। 22 दिसंबर के ही याद कर लीजिए। वही कह रहा है देखिए 21 जून उत्तरी गोलार्ध में, मतलब उत्तर में, उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है, दिन बड़ा होता है, लेकिन ये कह रहा है दिन छोटा। तो जाहिर सी बात है साउथ में आ जाइए। साउथ में 21 जून को साउथ में दिन छोटा होगा, रात बड़ा हो जाएगा। 22 दिसंबर साउथ में, साउथ में नहीं नॉर्थ में, ये नॉर्थ में हो जाएगा। 22 दिसंबर नॉर्थ में देखिएगा तो उत्तर में रात बड़ा हो रहा था तो दिन छोटा हो जाएगा, और दिन छोटा हो गया तो जाहिर सी बात है कि शीत होगा। ठंडे दिन में तो छोटे पे होगा करता है, यही शीत होगा यहाँ पर। अपने अक्ष पर घूमने की गति को क्या कहलाता है? तो अपने अक्ष पर घूमेगा पृथ्वी, अपने अक्ष पर पृथ्वी घूमेगा, उससे घूर्णन कहते हैं, घूर्णन। बी पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति को क्या कहते हैं? पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा उसे परिक्रमण कहते हैं, परिक्रमण काल। बी परिक्रमण काल के कारण है ना मौसम परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन होता है, और घूर्णन के कारण दिन रात होता है, छोटा बड़ा दिन रात होता है। दिन रात होता है घूर्णन गति के कारण, और छोटा बड़ा जो रात होता है परिक्रमण के कारण होता है जी। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। पृथ्वी का अक्ष काल्पनिक रेखा जो इसके कच्ची सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता, सही तो है। पृथ्वी का अक्ष काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा जो अक्ष है ये कच्ची सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनता है। यही कच्चा सतह समतल होता है, कच्चे सतह कक्ष के द्वारा बनता है। यही कच्चा सतह कक्ष के द्वारा बनता है ना। ये अक्ष है और ये कक्ष है, दोनों के बीच में 66.5 डिग्री कोण बनता है। तो ठीक तो है, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, सही है, जो इसके कच्चे सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाते हैं, सही है। वह समतल जो कक्षा के द्वारा बनता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। कक्षा के द्वारा कक्षीय समतल बनता है, सही है, दोनों है, 1 2 दोनों सही है। इसे 1 2 नहीं दिया, सी मारे के एक केवल 1 और केवल 2 दोनों भी सही, उपयुक्त सभी आंसर है। इसमें बी दिया है गलत है, ठीक ना। 21 और 23 सितंबर को सूर्य किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। हाँ,
इसलिए इसलिए इस समय जिस समय से विषुवत रेखा पर सीधे पड़ते उस समय कोई भी ध्रुव सूर्य तरफ नहीं झुक रहता है। इसलिए पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है क्योंकि सूर्य किरण सीधा रेखा पड़ता है। सूर्य किरण सीधा रेखा पर पड़ता है विषुवत रेखा पर। कोई भी ध्रुव सूर्य की तरफ नहीं झुकल है। इसलिए यहाँ 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होता है। इस घटना का दिन रात बराबर होता है। इस घटना के विश्व कहते विश्व। कथन है एक समय में सिर्फ का आकार लगभग गोल के समान है। इसलिए एक समय में केवल आधा भाग पर रोशनी पड़ता है। पृथ्वी के आधा भाग पर रोशनी पड़ता है क्योंकि गोल है। इसलिए सूर्य के पूरा गोल है। इसलिए एक भाग पर रोशनी पड़ता है सूर्य के, दूसरा भाग पर रोशनी नहीं पड़ता। इसलिए एक तरफ दिन एक तरफ रात होता है। आधा भाग पर दिन आधा भाग पर रात होता है। कथन एक समय में सिर्फ पृथ्वी के आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। तो हाँ, एक भाग में पृथ्वी का आधा भाग पर रोशनी प्राप्त होता है। कारण बताए क्यों पृथ्वी का आधा भाग पर एक समय में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है आधा भाग पर? क्योंकि कारण है कि पृथ्वी का आकार गोल है और गोल के समान है। इसलिए गोल है तो आधा भाग पर सूर्य की किरणें पड़ती है, आधा भाग में। एक समय में सिर्फ जो पृथ्वी का आधा भाग है वही आधा भाग पर ही सूर्य की रोशनी पहुंचती है। हाँ, सही बात है। कारण क्यों पहुंचती है आधा भाग पर सूर्य की किरण? कारण है कि पृथ्वी का आकार गोल है और गोल के समान है। इसलिए गोल है तो इसलिए पृथ्वी पर आधे भाग पर सूर्य की किरण पहुंचती है। ये आर दोनों सही है। आर के कारण एक घटना घट रहा है, इसलिए बी सही है। ये आर दोनों सही है। आर है से ए के सही व्याख्या कर रहा है, ये आर है के सही व्याख्या नहीं करते, इसलिए बी सही है। बी सही है। पृथ्वी अपने अक्ष पर, क्वेश्चन 5वां यहाँ है जी, यहाँ है, ठीक ना। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है वो प्रदीप्त वृत्त कहलाता है। हाँ, ग्लोब पर आता है वृत्त रहता है जो पृथ्वी को दिन रात में बांटता है, प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यही है प्रदीप्त वृत्त, जो इधर दिन इधर रात को बांटता है, प्रदीप्त वृत्त है। ग्लोब पर वृत्त है जो दिन रात विभाजित करता है। अक्ष प्रदीप्त जो है अक्ष से नहीं मिलता है। वही कह रहा है, कथन पर विचार करने के लिए कह रहा है। ग्लोब पर वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है प्रदीप्त कहलाता है। प्रदीप्त वृत्त कहलाता है। वृत्त पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 25 घंटे का समय लेता है। गलत है, 24 घंटे का समय लेता है। पृथ्वी के घूर्णन गति का पृथ्वी की दैनिक गति होता है। तो हाँ, घूर्णन गति ही पृथ्वी की दैनिक गति है। 1 और 3 सही है। 1 3 को इसी आंसर हो जाएगा। किस भारतीय खगोल शास्त्री ने बताया कि पृथ्वी गोल है? तो ऐसा बताया था आर्यभट्ट बोला था। आर्यभट्ट जी ने आर्यभट्ट बोला था। आर्यभट्ट प्राचीन खगोल शास्त्री था। ये बोला था कि पृथ्वी गोल है, अपने अक्ष पर घूर्णन करती घूमती है। पृथ्वी कितने दिन में सूर्य का चक्कर पूरा करती है? तो ऐसे 365.1/4 दिन में करता है। यही 1/4 जो है 6 घंटे के बराबर होता है। 6 घंटा आगे चल के 4 साल पर 6 चौके 24 घंटा हो जाता है, एक दिन जोड़ देता है। इसलिए फरवरी में 28 का जगह पर 29 दिन का महीना पूरता है। कथन है, प्रत्येक चौथा वर्ष
फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है, तो हाँ 28 के बदले 29 दिन का महीना होता है चौथा बरस, क्योंकि चौथा बरस में 600 घंटा जुड़ जाता है, तो 24 दिन होता है। 28 जगह पर 29 दिन होता है, 24 दिन बराबर 24 घंटा बराबर एक दिन जुड़ जाता है। 4 वर्ष में कथन था कि प्रत्येक चौथा वर्ष फरवरी महीना 28 के बदले 29 दिन का होता था। हाँ कथन कारण 4 वर्षों में प्रत्येक 6 घंटे के अतिरिक्त मिलता है, और 6 घंटा का अतिरिक्त मिलता है, तो 4 वर्ष में 6 के 24 घंटा, 24 घंटा होता है, 28 जगह 29 दिन पूर्व करेगा। यानी कि ये भी सही है, आर भी सही। आर के कारण एक घटना घट रहा है, इसलिए ये आर दोनों सही है, आर एक का सही व्याख्या करता है। कथन पर विचार करना है। लीप वर्ष में 365 दिन होता है, तो हाँ पृथ्वी वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। लीप वर्ष में 365 दिन तो है करता, सही तो है। लीप वर्ष में 365 दिन नहीं, 366 दिन होता। लीप वर्ष नहीं है, 366 दिन होता। पृथ्वी वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों चक्कर नहीं, वृत्ताकार नहीं रहता है ना, दीर्घ वृत्ताकार पथ। परिक्रमण काल सूर्य के चारों ओर कक्षा में होता है। सूर्य पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर कक्षा में रहता है, उसे परिक्रमण काल कहते हैं। बाकी तो पहले भी तो एक वर्ष में 360 दिन का होता है, जो लीप वर्ष कहलाता है। पृथ्वी वृत्ताकार नहीं, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों चक्कर लगाता है, दीर्घ लगल रहता है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, बसंत और शरद ऋतु में बांटते हैं। सामान्य वर्ष जो होता है एक वर्ष जो होता है सामान्य एक वर्ष में गर्मी, बसंत ऋतु में बांटते हैं। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, या इसको शरद ऋतु बोलते हैं। बसंत, शरद। तो 1 2 3 4 हो गया। देखिए क्वेश्चन कह रहा सामान्यतः ये कथन है, सामान्यतः एक वर्ष जो होता है एक वर्ष, यही एक वर्ष को गर्मी, बसंत ऋतु, शरद ऋतु में बांटते हैं। गर्मी, शरद मैंने गर्मी, बसंत और शरद ऋतु में बांटते हैं। सामान्य वर्ष में हो गया। वर्ष को गर्मी, बसंत और शरद ऋतु में बांटा जाता है। क्यों बांटते हैं? इसका कारण है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन होता है। इसके कारण सूर्य के चारों ओर कौन घूमता है? पृथ्वी की स्थिति के कारण ही एक वर्ष में गर्मी, बसंत ऋतु में बांटता है। एगो शीत ऋतु भी आता है, नहीं तो यह तो कभी करना है। यानी कि ये और दोनों सही है, आर एक का व्याख्या करता है। इस बसंत, शरद और ग्रीष्म ऋतु जो बढ़ता है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति के कारण हो रहा है। कह रहे सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी किस दिन पड़ता है? तो कर्क रेखा पर ना, देखिए कर्क रेखा इधर कर्क रेखा, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर, इधर गर्मी पड़ रहा है ग्रीष्म ऋतु उत्तरी ध्रुव पर, फिर से इस कर्क रेखा विषुवत रेखा, तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर
21 जून को पड़ता है कर्क रेखा पर सीधी किरण, इसलिए उत्तरी ध्रुव में गर्मी और दक्षिण में रहता है थोड़ा सा शीत रहता है। इसका उल्टा हो जाता है यहाँ मकर रेखा पर सीधा करना पड़ता है, जिस कारण इधर गर्म उधर शीत रहता है। 22 दिसंबर को हम लोग देख रहे हैं सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर कह रहा है, सीधा किस दिन पड़ता है? 21 जून को पड़ता है, 21 जून को। इसलिए 21 जून को सूर्य की किरणें 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ता है, जिसके कारण 21 जून को ग्रीष्म ऋतु उत्तर में होता है और सबसे बड़ा दिन होता है। बड़ा दिन होगा तो छोटी रात हो जाएगा, एक उल्टा इधर हो जाएगा, साथ में उल्टा हो जाएगा नॉर्थ के, वही घटना एक उल्टा यहाँ हो जाएगा। सबसे बड़ा दिन छोटी रात होता है, इस घटना को कहते हैं उत्तर आयनांत के उत्तर में हो रहा है इस घटना। सबसे बड़ा दिन छोटा रात, इसलिए उत्तर आयनांत कहते हैं इसको। तो पृथ्वी की इस अवस्था को कहते हैं उत्तरी अयनांत। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। 21 जून को इन क्षेत्र में सबसे लंबा दिन होता है सीधी पड़ने के कारण कर्क रेखा पर, और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरी अयनांत कहते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में गर्म ज्यादा रहता है और दक्षिण में शीत रहता है। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कह रहा है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ऊष्मा कम प्राप्त होता है, तो ऊष्मा ज्यादा होगा तब न गर्म है जी। ये कह रहा है कम प्राप्त, गलत है। पृथ्वी के उत्तर अयनांत की अवस्था में उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले क्षेत्र पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन होता था। हाँ, उत्तरी ध्रुव के बाद यहाँ पर उत्तरी ध्रुव के बाद इधर माने प्रदीप्त और अक्षांश के बीच में उत्तरी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव के बाद इधर लगभग 6 महीने के दिन होता है। 6 महीने का दिन होगा तो सबसे लंबा दिन होगा, सबसे छोटा रात होगा। कारण पृथ्वी के उत्तरी अयनांत की अवस्था में उत्तरी अयनांत हो ही रहा, उत्तरी अयनांत न हो रहा है सब अवस्था में उत्तरी ध्रुव रेखा होता है। उत्तरी ध्रुव की रेखा के बाद वाले क्षेत्र पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन होता है। उत्तरी ध्रुव के है, उत्तरी ध्रुव के बाद इधर रेखा के बाद 6 महीने का दिन होता है लगातार। सही बात है, यानी कि सही बात लिखल है। पृथ्वी के उत्तर अयनांत की अवस्था में विषुवत के उत्तर में गर्मी का मौसम पाया जाता था। हाँ, उत्तर में विषुवत के उत्तर में देखेगा तो गर्मी होता है। क्यों? सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर होती है तो उत्तर में गर्मी पड़ता है, यानी कि 2 और 3 सही है। सी आंसर का 2 3 सही है। सूर्य जो है सूर्य के सीधी किरणें मकर रेखा पर किस दिन पड़ता है? तो 22 दिसंबर को। सबसे सूर्य की किरणें मकर रेखा विषुवत रेखा है, मकर रेखा पर सीधी किरण पड़ता है, जिस कारण इधर ग्रीष्म ऋतु होता है। और दक्षिण ध्रुव के बाद जो रेखा है इधर 6 महीने का दिन होता है इधर लगातार। इसे दक्षिणी अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर को होता है ना। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस डे मनते हैं इसी समय, साउथ में। तो देख लिए सूर्य के सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ता है? सूर्य किरण सूर्य की सीधी किरणें विषुवत पर कह रहा है। यहाँ देखे सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर किस दिन पड़ता है? 22 दिसंबर को पड़ता है। सी सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है? आपके विषुवत वृत्त दे दिया, तो सूर्य की सीधे किरणें विषुवत वृत्त पर कह रहा किस दिन पड़ता है सीधे किरणें? तो विषुवत वृत्त पर आपको पड़ेगा 21 मार्च और
23 सितंबर को पड़ता है। इस घटना का विश्व कहते हैं। इधर में 21 मार्च को साउथ में शरद और 23 सितंबर को एक योग याद कर लीजिए, अपना पे होता जाएगा। 23 सितंबर को उत्तर में शरद, दक्षिण में विश्वत, इसलिए दिन रात बराबर होते हैं यहाँ पर दोनों जगह 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर। इधर बसंत रहेगा तो उधर शरद रहेगा, एक उल्टा ऑफिस में याद कर लीजिए। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत पर किस दिन पड़ती है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाता है? ऑस्ट्रेलिया में 22 दिसंबर को मनाते हैं। अभी देखें, कथन पर विचार करना है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होता है। 23 सितंबर में उत्तरी गोलार्ध में बसंत, देखिए 23 सितंबर को, 23 सितंबर है उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है और दक्षिणी गोलार्ध में होता है बसंत। तो इसके अनुसार ये गलत है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु नहीं होता, उत्तरी गोलार्ध में शरद होता है, दक्षिणी गोलार्ध में बसंत होता है, जबकि गलत है क्वेश्चन के अनुसार। 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में बसंत होता है, सही बात है, ये सही हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में बसंत होता है, उत्तरी गोलार्ध में शरद होता है 23 सितंबर को। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में शरद होता है, 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत होता है, दक्षिणी गोलार्ध में होता है साउथ में शरद, इसलिए 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में शरद होता है तो गलत है, उत्तरी गोलार्ध में बसंत होता है। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में शरद होता है, हाँ ये सही है। 21 मार्च को कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में शरद होता है। 21 मार्च उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है, दोनों तय है, इसलिए केवल दो आंसर हो जाएगा। दिन रात के पृथ्वी की गति के कारण होता है, तो हाँ पृथ्वी की गति के कारण ही दिन रात होता है, उसे घूर्णन के घूर्णन। परिक्रमण के कारण मौसम परिवर्तन होता है या समय परिवर्तन होता है। पृथ्वी में ऋतुओं में परिवर्तन जो होता है, पृथ्वी किस गति के कारण होता है? परिक्रमण के कारण। बी समदिवा रात्रि होता है। समदिवा रात्रि कब होता है? समदिवा रात्रि, समदिवा मतलब सामान्य बराबर और दिवा मतलब दिन, बराबर दिन और बराबर रात्रि कब होता है? समदिवा रात्रि उसे कहते हैं। 21 मार्च 23 सितंबर को, सी आंसर हो जाएगा। समदिवा मैंने सामान्य बराबर, आधा रात आधा दिन आधा रात। 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है, तो समदिवा रात्रि होता है 21 मार्च 23 सितंबर, सी आंसर हो जाएगा। इक्कीस मार्च 23 सितंबर को समदिवा रात्रि कहते हैं। इस दिन पृथ्वी का झुकाव न तो सूर्य की ओर होता है, पृथ्वी का झुकाव न तो सूर्य की तरफ होता है और न ही उसके विपरीत होता है। इस तरफ पृथ्वी का झुकाव सूर्य तरफ नहीं है और न ही उसके विपरीत है। इस समय इस दिन 21 मार्च 23 सितंबर को पृथ्वी का झुकाव न तो सूर्य की ओर होता है और न ही उसके सूर्य के विपरीत होता है। इस दिन सूर्य का प्रकाश सभी अक्षांश रेखाओं को, सूर्य का जो प्रकाश होता है, प्रकाश सभी अक्षांश रेखाओं को दो बराबर भाग बांट देता है। सूर्य का प्रकाश सभी अक्षांश को दो बराबर भाग बांटता है सूर्य का प्रकाश, इसलिए इस दिन और रात के अवधि बराबर होता है। इस तिथिया को समदिवा रात्रि कहते हैं। सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। सबसे बड़ा दिन होता है वो सूर्य की इधर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, और 22 दिसंबर को होता है सबसे बड़ा दिन होता है साउथ में, उत्तरी गोलार्ध में साउथ में होता है। सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को।
और 21 जून को होता है। 21 जून को सूर्य करके रेखा पर रहता है तो लंबवत चमकती है, जिस कारण उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है ना। तो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को होता है सबसे बड़ा दिन, और सबसे छोटा रात होता है उस समय। इसके विपरीत दक्षिण गोलार्ध में इस दिन सबसे बड़ा लंबी रात होता है, सबसे छोटा दिन होता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर रहता है, इसे लंबवत पड़ता है, उस समय दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इसके विपरीत गोलार्ध में इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में होता है सबसे बड़ी सबसे छोटी रात। सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून और 25 दिसंबर को। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, 25 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन है। ऑप्शन ये दिया है लेकिन दोनों मानना है। हाँ, भले सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध पर लगा जाता तो फिर ये मानते हैं, ये तो बड़ा दिन लिखा है तो दोनों होगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी कितना? पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकल है 23.5 डिग्री। पृथ्वी का अक्ष ये वाला है, ये अक्ष जो है अक्ष 23.5 डिग्री झुक, ऐसा अक्ष यहाँ होना चाहिए है ना, लेकिन ऐसे झुकल है। ये दोनों के बीच में अक्ष यहाँ होना चाहिए, ये अक्ष ऐसे झुकल है, ऐसे थोड़ा झुकल है, इसलिए 23.5 डिग्री के पर झुकल है अक्ष। अक्ष कहेगा जो आर्यभट्ट बनाया था कि अक्ष पर घूमता है पृथ्वी, इस 23.5 डिग्री पर झुकल है। अक्ष और कक्ष में कहता अंतर तो 66.5 डिग्री का। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकल है 23.5 डिग्री, वही चीज लिखा होगा यहाँ पर। शीत कटिबंध में शीतोष्ण, शीत जोड़ उष्ण, कटिबंध में बहुत गर्मी पड़ता है, तो शीत में शीत और उष्ण 23.5 से लेकर 66.5 डिग्री के बीच में हो रहा है बात। वहाँ बहुत गर्मी पड़ता है, कम गर्मी पड़ता है, बहुत बरसात होती है, अधिक ठंड, अधिक कम गर्मी पड़ता है। अधिक ठंड और कम गर्मी पड़ता है, कौन आंसर होगा? बी, कम गर्मी पड़ता है उस समय, क्योंकि सूर्य की किरणें उस समय सीधी नहीं पड़ता, तिरछा पड़ता है। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में कम गर्मी पड़ती है, कारण कि जैसे जैसे हम उष्ण कटिबंध पेटी से माने कि विषुव रेखा से उत्तर या दक्षिण बढ़ते हैं तो पृथ्वी के गोलाकार सतह हो जाता है, जिसके कारण सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है और बड़े हिस्से में फैल जाता है, जिस कारण कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की अपेक्षा कम गर्मी लगता है शीतोष्ण में। पृथ्वी क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध पेटी कहते हैं। पिछला चैप्टर पढ़ लीजिएगा, 2 चैप्टर पढ़ लीजिएगा। लास्ट चैप्टर जहां सालों भर गर्मी पड़ती है वह क्षेत्र होता है उष्ण कटिबंध, कहीं 0 डिग्री पर सालों भर जाड़ा पड़ता है, ठंड गर्म लगता है। पृथ्वी आकार में किसके समान है? पृथ्वी आकार में चंद्रमा से बड़ी है, ठीक है। पृथ्वी का आकार चंद्रमा से बड़ी है, पृथ्वी का आकार में चंद्रमा से बड़ा है। चंद्रमा जो है पृथ्वी के बहुत नजदीक है, इस कारण इतना बड़ा दिखाई देता है चंद्रमा, पृथ्वी के नजदीक होने के कारण। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करती है, चंद्रमा घूमने लगता है पृथ्वी के तो 27 दिन 8 घंटे में पूरा चक्कर लगाते हैं। 27 दिन 8 घंटे में चंद्रमा है से पृथ्वी के चक्कर लगाता है, उतना ही समय में वो अपने अक्ष पर चक्कर घूम जाता है ना। कैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाता है, उसी तरह से चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता है 27 दिन 8 घंटा में। 27 दिन 8 घंटा में पृथ्वी का भी चक्कर मार लेता हो और खुद चंद्रमा अपने अक्ष पर भी घूम जाता है, इसलिए सदैव चंद्रमा का एक ही भाग दिखता है। चांद पर पहुंचने वाला पहले व्यक्ति कौन थे? तो चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग, 22 जुलाई 1969 को, 20 जुलाई 1969 को। आगे पढ़ना है। अधिकारों का घोषणा पत्र के बारे में देते हैं, माने बिल ऑफ राइट। राइट माने अधिकार, ऑफ माने बिल माने क्या होता है?
राइट मैंने क्या होता, मैंने राइट, अधिकारों का घोषणा पत्र, बिल ऑफ राइट, बिल ऑफ राइट मैंने अधिकार होता है, और बिल मैंने घोषणा पत्र। अधिकारों का घोषणा पत्र, हमें संविधान के महत्व का पता चल गया। क्या पता चल गया कि नागरिकों के संविधान का जितना महत्व है ना, क्या है सुनिए। इस संविधान में लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, अधिकारों का घोषणा पत्र, कौन व्यक्ति के कितना अधिकार मिलना चाहिए, कितना मिला है, उसका पूरा घोषणा पत्र बनाया जाता है संविधान में। नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया था। अधिकारों का घोषणा पत्र का मतलब क्या हो गया कि अधिकार जितना मिलल है उस संविधान में लिखल है, और संविधान में सब अधिकार लिखल है, उसी को अधिकार का घोषणा पत्र कहते हैं। तो अधिकार किसका मिलल है, तो नागरिक के अधिकार को कहाँ मिलता है, संविधान में। संविधान में कैसे लिखा था, सूचीबद्ध लाइन बाय लाइन लिखा रहता है। ये तीनों देश जो देख रहे हैं, अफ्रीका, भारत, अमेरिका, तीनों के तीनों लोकतांत्रिक देश है। कुछ नागरिकों के अधिकारों का घोषणा कहाँ रहता है, तो संविधान में। संविधान में सूचीबद्ध तरीका से लिख दिया जाता है कि तुमको यह काम है, वो काम यही करना है। तो यह सुनिश्चित होना चाहिए कि व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है। संविधान में तो अधिकार को सूचीबद्ध करवे करते हैं। उसके अलावा व्यक्ति को सूचीबद्ध किए अधिकार उसको मालूम होना चाहिए व्यक्ति को, कि व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार मिला है। इन अधिकारों को सरकार से सदैव मान्यता में होनी चाहिए। ये नहीं कि संविधान में सूचीबद्ध कर दिए, अब व्यक्ति को भी मालूम हो गया और सरकार से सदैव मान्यता नहीं मिला तो वैल्यू नहीं रहा। इसलिए सरकार से हमेशा के लिए मान्यता मिलना चाहिए अधिकार को, तब कहें कि अधिकारों का घोषणा पत्र है संविधान में। अधिकारों का घोषणा पत्र तो संविधान में सूचीबद्ध कर ही दिया जाता है, और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अधिकारों का घोषणा पत्र में सूचीबद्ध को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मिलना चाहिए। वही अधिकारों का घोषणा पत्र संविधान द्वारा प्रदान किया जाता है ना। अधिकारों का घोषणा पत्र कहाँ रहता है, संविधान में। वही संविधान द्वारा प्रदान किए गए और संरक्षित अधिकारों की एक ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। कहने का मतलब कि संविधान द्वारा प्रदान किया रहता है अधिकारों का घोषणा पत्र, और वही संविधान द्वारा प्रदान किए गए और संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। संरक्षित मतलब क्या, जो अधिकार मिलल है उसको संरक्षित भी करना है। वही संरक्षित अधिकार को जो सूची रहता है उसका अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। अधिकारों का घोषणा मतलब संविधान में लिखा रहता है अधिकार, उसको संरक्षण करने का भी अधिकार लिखा लगे। संरक्षित अधिकार भी करने के लिए मिला है। वही संरक्षित अधिकार की ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। और संरक्षित अधिकार कौन है, जैसे मूल अधिकार, आगे पढ़ेगा। सरकार को नागरिकों के अधीन अधिकारों के विरुद्ध काम करने सर्वसत्ता है ना। सरकार को नागरिकों के जब अधिकारों का घोषणा पत्र मिल जाता है, व्यक्ति का अधिकार मिल जाता है, तो बेचारा सरकार वही नागरिक के अधिकार जो है, जैसे मौलिक अधिकार है, उसके विरुद्ध काम करने से रोकता है। कौन रोकता है, अधिकार। किसको रोकता है, सरकार को। किसके विरुद्ध, नागरिक के, है ना। जैसे आंदोलन करने का मन हो गया तो नागरिक आंदोलन करने का अधिकार है, तो सरकार नहीं रोक सकता है। उसका उल्लंघन हो जाने पर उपचार भी सूचित है। अधिकार जो मिलल है, जैसे मौलिक अधिकार है, उल्लंघन होगा तो मौलिक अधिकार उल्लंघन होगा तो जाहिर सी बात है मौलिक अधिकार को उपचार भी सूचित करना जरूरी है। जैसे देखा जाए संविधान द्वारा प्रदान किए गए और अधिकार घोषणा पत्र किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, संविधान के द्वारा। और संरक्षित अधिकार को संरक्षण भी करना है न्यायालय द्वारा। वही संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची जो रहता है, यही संरक्षित अधिकार की सूची रहता है। संरक्षण करने वाला अधिकार जो रहता है, अधिकार है लेकिन वो अधिकार को संरक्षण करना है,
वही सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। यही अधिकारों का घोषणा पत्र जब जिसको मिल गया, अधिकार जिसको मिल गया, तो समझिए कि यही अधिकार मिल गया, यानी घोषणा पत्र के संविधान में लिखा गया, तो समझिए कि अधिकार सरकार आपको छीनेगा नहीं। इसलिए सरकार नागरिक के अधिकार जो रहता है उसके विरुद्ध काम नहीं कर पाता है, यानी कि रोक नहीं सकता, नागरिक अधिकार को रोक नहीं सकता। और जब नागरिक अधिकार का उल्लंघन भी होगा तो उससे उपचार होगा न्यायालय द्वारा। मान लेते हैं कि संरक्षित अधिकार, जिसे मान लीजिए मूल अधिकार है, मूल अधिकार संरक्षित अधिकार है क्योंकि उसको संरक्षण किया जाता है न्यायालय द्वारा। यह लोगों का ही, जनता का अधिकार मूल अधिकार है, नागरिक का अधिकार मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। इसकी मांग चल रहा है। तो भारतीय संविधान भाग 3 में है, भारतीय के संविधान के भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से 35 तक सूचीबद्ध किया गया है। संविधान नागरिकों के अधिकार को संरक्षित अधिकार तो देवे करता है। नागरिक अधिकार यानी कि घोषणा पत्र अधिकार सूची बना देता है, अधिकार तुम्हारा ये अधिकार है, वो अधिकार है, वो सूची बन गया तो घोषणा पत्र कहता है उसका। तो संविधान नागरिकों के अधिकार को किससे संरक्षित रखता है? तो भाई खतरा होने से संरक्षित रखता है उसका। कहते हैं संविधान जो है नागरिक के अधिकार जो जबल रहता है संविधान में लिखा रहता है, वही संविधान खतरा होने से संरक्षित रख ले रहता है अधिकार को। खतरा होगा, किससे खतरा होगा? तो निजी व्यक्ति से, एक सौ को भी रहेगा, निजी व्यक्ति से, संगठन से खतरा होगा। इसलिए मूल अधिकार बोलने की स्वतंत्रता, मुंह पर लेप टेप नहीं लगाना है, सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। मतलब कुछ नहीं है, संविधान नागरिक अधिकार को किससे संरक्षित करता है? तो खतरा से। खतरा किससे है? तो निजी व्यक्ति और संगठन से, और उसी से संरक्षित रखता है संविधान नागरिक अधिकार को। अधिकार है बोलने के लिए, तो मान लो खूब बोलो, इसको संरक्षित किया जाएगा। गलत नहीं बोलना है, सही बोलो। कोई मारेगा पीटेगा तो तुमको, निजी व्यक्ति कोई मारेगा पीटेगा तो तुमको पर उसको पर केस भी हो सकता है। अगला पॉइंट है कि यह जरूरी है कि सरकार व्यक्ति के अधिकार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार जो व्यक्ति के अधिकार जो मिल गया है उस पर तो टांग नहीं अड़ाएगा सरकार, ठीक से। तभी टांग अड़ाए करेगा तो न्यायालय अड़ा सकता है, वो है ना, आपातकाल का समय। चलिए, सरकार